नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। भारत ने पाकिस्तान और चीन के बारे में एक ऐसा सच खोल दिया है कि मुनीर दर्द से बिलबिला रहा है। अब तक पाकिस्तान और चीन की जो भी सीक्रेट जुगलबंदी चल रही थी उसे भारत ने पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। भारत की सेना ने दुनिया को बता दिया कि हिंदुस्तान ने 4 दिन के युद्ध में पाकिस्तान को भी हराया और चीन को भी हराया। और यह बात न चीन को बर्दाश्त हो रही है, न पाकिस्तान को बर्दाश्त हो सकती है। चीन तो खामोश है, लेकिन पाकिस्तान से बुलवा रहा है। अब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बड़ी बड़ी बातें कहनी शुरू कर दी हैं। इस्लामाबाद की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खड़े होकर मुनीर ने चीन को बचाने की कोशिश की, झूठ बोला और कहा कि 4 दिन के युद्ध में मुकाबला सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। मुनीर ने यह भी कहा कि चीन ने पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की, लेकिन मुनीर ने यह नहीं बताया कि पाकिस्तान हथियार कहां से लेकर आया। अगर चीन से नहीं तो ड्रोन तुर्की ने नहीं दिए तो किसने दिए? चीन ने आज फिर मुनीर से झूठ बुलवाया और इसके बाद मुनीर ने एक बार फिर भारत को जंग की गीदड़ भभकी दी। और जिस वक्त चीन ये चाल चल रहा था उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री ने एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की और मोदी ने चीन के प्रीमियर के सामने कह दिया कि जो आतंकवाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट करेगा वो उसकी भारी कीमत भी भरेगा। मतलब मोदी ने पाकिस्तान को डायरेक्टली और चीन को इनडायरेक्टली वार्निंग दे दी है। अब आगे क्या होगा, आइए समझते हैं। 7 जुलाई को नरेंद्र मोदी के 17 शब्द पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के लिखे एक पैराग्राफ ने अचानक से चीन और पाकिस्तान के खौफ का ग्राफ बढ़ा दिया है। नरेंद्र मोदी ने आखिरकार ऐसा क्या कह दिया है? मोदी की वो कौन सी बात है जिसे सुन जिनपिंग भी मौन है, मुनीर भी बेचैन है? तो बहुत गौर से सुनिएगा मोदी ने क्या कहा है। जो आतंकवाद को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट करेगा वो उसकी भारी कीमत चुकाएगा। ब्रिक्स समिट में मोदी की यह मैसेजिंग किसके लिए है? आतंकवाद को डायरेक्ट सपोर्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट वाली ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने किसके लिए लिखी है? मोदी ने किसे भारी कीमत चुकाने की धमकी दी है? मोदी ने यह चेतावनी मुनीर को दी है, शहबाज शरीफ को दी है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी दी है। डायरेक्ट सपोर्ट यानी पाकिस्तान, इनडायरेक्ट सपोर्ट यानी चीन। तो क्या अब आतंकवाद के मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान को एक नजर से देखेगा हिंदुस्तान? मोदी ने अब की बार बिना लाग लपेट के भारत का स्टैंड रख दिया है। हिंदुस्तान आगे क्या करने वाला है, कौन सा स्टेप लेने वाला है, इसका इंटेंशन भी डिक्लेयर कर दिया है। सबसे पहले ब्रिक्स समिट में मोदी की स्पीच के 6 मेन पॉइंट समझिए। नंबर 1, मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया, आतंकवाद को सबसे बड़ा खतरा बताया। नंबर 2, मोदी ने साफ मैसेज दिया कि अब आतंकवाद पर दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। नंबर 3, मोदी ने कह दिया कि अगर कोई देश आतंकवाद को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर सपोर्ट करता है तो उसे उसकी भारी कीमत चुकानी होगी। नंबर 4, आतंकवादियों और उनके स्पॉन्सर्स के खिलाफ बिना किसी देरी के सैंक्शन लगाए जाएंगे। नंबर 5, आतंकवाद के पीड़ितों और आतंकवाद के समर्थकों को एक ही तराजू में नहीं तोला जाना चाहिए। और नंबर 6, पर्सनल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए आतंकवाद के साइलेंट समर्थन या अप्रूवल को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में हुए ब्रिक्स समिट में यह बात उस वक्त कही जब पाकिस्तान का जिगरी दोस्त वहां मौजूद था। यहां बात चीन की हो रही है और जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, जिस सीट पर नरेंद्र मोदी बैठे हैं उसी के ठीक बगल में मोदी के राइट हैंड में जिनपिंग की जगह ब्रिक्स समिट में आए चीन के प्रीमियर ली कियांग बैठे थे। और इसे भारत की कूटनीतिक जीत ही कहेंगे कि जून के महीने में जिस एससीओ समिट के साझा बयान में पहलगाम हमले का जिक्र ना होने और राजनाथ सिंह के हस्ताक्षर ना करने के बाद एससीओ का ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं आ पाया।
उसके ठीक चंद दिनों बाद ब्राजील में हुए ब्रिक्स समिट में चाइनीज प्रीमियर की मौजूदगी में मोदी ने ब्रिक्स के ज्वाइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम हमले का भी जिक्र करवा दिया, आतंकवाद को भी साझा बयान में शामिल करा लिया और पाकिस्तान में मुनीर बैठा बैठा देखता रह गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी 10 सालों का सबसे लंबा जो है वो सफर शुरू कर दिया है। क्या ये सफर सिर्फ ग्लोबल ऑप्टिक्स के लिए है या भारत जो है वो दुनिया भर में अपनी सॉफ्ट पावर पुश करके पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक तौर पर कॉर्नर करना चाहता है? बेसिकली नरेंद्र मोदी जो है वो अपने आप को पिच कर रहे हैं ग्लोबल साउथ का लीडर। सो नरेंद्र मोदी बेसिकली ग्लोबल साउथ के चैंपियन बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं ग्लोबल साउथ का लीडर बनूं। नरेंद्र मोदी को अपनी एक्सेस बढ़ानी है, रीच, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे ये मैसेजिंग करनी है कि जनाब हम जो है वो बहुत ज़्यादा अब इंडिया वो इंडिया नहीं रहा जो हाथ फैलाता था, अब वो इंडिया है जो एक लॉन्ग टर्म सोच रखता है। क्या पाकिस्तान को जो है वो इंटरनेशनली आइसोलेट करने की स्ट्रेटेजिक कोशिश हो रही है अंडर द आप कह सकते हैं गार्ब ऑफ एंटी टेररिज्म टॉक? लेट्स सी, वहाँ पे मोदी साहब हमारे खिलाफ बातें करेंगे ऊंची ऊंची और हमारा वो नैरेटिव हमारे बारे में लेके आएंगे, तो वैसे ही इंडिया अब एज ए ग्रेट प्लेयर के तौर पे इमर्ज कर रहा है। अब वो कह रहे हैं वॉर ऑन टेरर, दुनिया से मदद ले रहे हैं, दुनिया से जी ये वॉर ऑन टेरर है, ये टेररिज्म है जो पाकिस्तान कर रहा है। वो इस वक्त नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ग्लोबल राउंड टेबल करवाना चाह रहे हैं। यू अंडरस्टैंड द ग्लोबल राउंड टेबल? ये ग्लोबल राउंड टेबल क्या होता है? मतलब सारी दुनिया को इकट्ठा करो, सारी दुनिया को इकट्ठा करो। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग, कि दुनिया में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस कराई जाए और उस कॉन्फ्रेंस में कहा जाए कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है, दुनिया आए इसके ऊपर बात करे। ब्रिक्स के ज्वाइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद और पहलगाम का जिक्र आना शहबाज और मुनीर के लिए किसी झटके से कम नहीं है, और यह झटका भी कोई ऐसा वैसा नहीं है। ब्रिक्स देशों का ज्वाइंट स्टेटमेंट करीब 31 पन्नों का है। इसमें 126 पैराग्राफ हैं, लेकिन इसमें 10 बार सिर्फ भारत का ही नाम है, 27 बार दुनिया में हो रहे आतंकवाद की बात है। और उसमें जिस एक टेरर अटैक का जिक्र पहली पंक्ति में है वो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले का ही है। साझा बयान में बाकायदा आतंकवादियों के क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट का जिक्र है, आतंकवादियों के फाइनेंसर्स और सेफ हेवन्स का जिक्र है। इसमें यह तक कहा गया है कि आतंकवाद से लड़ने की जिम्मेदारी सीधे सीधे स्टेट की है, यानी इशारा डायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ही है। सारे राष्ट्राध्यक्षों ने माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों को जो है सहर्ष स्वीकार किया है, और ब्रिक्स ने पहलगांव की घटना को जिस ढंग से अपने बातचीत में शामिल किया है और जिस तरह के डेलीगेशन में सारे लोगों ने एक साथ टेरर को खिलाफत किया है और वो एक पार्ट है हमारे ज्वाइंट स्टेटमेंट का, मुझे लगता है कि इससे बड़ा मजबूत प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिल सकता। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति शुक्रगुजार हैं और उनका जो नेतृत्व है वो पूरा का पूरा 190 से ऊपर कंट्री उसको मानता है और उनके नेतृत्व में भारत मजबूत है, इसलिए हम मजबूत हैं और पाकिस्तान को जो है मुंह तोड़ किसी भी समय हम जवाब देने की स्थिति में। ब्रिक्स में टेरर पर आए इस साझा बयान के बाद अब पाकिस्तान में भी कमेंट्री शुरू हो गई है कि लश्कर, जैश, हिजबुल ये सब के सब पाकिस्तान में ही तो मौजूद हैं। इन सारे आतंकवादी संगठनों के कैंप पाकिस्तान में इस वक्त भी एक्टिव हैं। पाकिस्तानी खुद मानने लगे हैं भारत सही कह रहा है, तभी दुनिया भारत का साथ दे रही है, पाकिस्तान को इग्नोर कर रही है। ये बिल्कुल बात सही है कि हमारे यहाँ ये जो ग्रुप्स हैं, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद वगैरह, और उसकी लीडरशिप बैठी है। इंडिया इज ए लार्ज इकोनॉमी विद अ लॉट ऑफ पीपल, उसको दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती। अगर हम कहें कि जी इग्नोर करेंगे तो इग्नोर नहीं होगा। पाकिस्तान इस बात से भी इनकार नहीं कर पा रहा कि यहाँ पर मसूद अजहर और हाफिज सईद और इस किस्म के लोग भी पाए जाते हैं, जो कि ना सिर्फ ये कि जिनका नाम भारत लेता है और कहता है कि जी इन्हीं लोगों ने टेररिज्म की है और ये लोग इन्वॉल्व हैं मुंबई अटैक्स और कई दूसरे अटैक्स या जो नुकसान
हुए हैं भारत में, उसमें तो पाकिस्तान से कहा गया कि जी इन लोगों को हवाले किया जाए। हर बार पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, कई बार पाकिस्तान ने ये कह दिया कि जी इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है और ना ही हम अपने इन लोगों को दे सकते हैं। बहुत तरह की बातें होती रही। मैं भी हर वक्त कहती हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि किसी तरीके से ये दोनों जो अनमोल रतन हैं पाकिस्तान में बैठे हुए, चाहे वो हाफिज सईद हो चाहे वो मसूद अजहर हो, उनको भारत के हवाले कर दिया जाए। और यही चीज बिलावल साहब ने भी कही, मगर उसके साथ ही बिलावल साहब ने ये भी कह दिया कि मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं है। जी हाँ, ये बात भी जो है बिलावल साहब ने अपने इंटरव्यू में कही है। उनका कहना यह है कि जी वो अफगानिस्तान में है, यानी कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो इस वक्त अफगानिस्तान में है, वो पाकिस्तान के पास नहीं है। अब इस बात का भरोसा कौन करेगा? यानी एक तरफ आप कह रहे हैं, अब यहीं से डबल गेम शुरू हो जाती है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि न जाने हमारे लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि एक सीधी सीधी बात करते करते एकदम से कहानी में ट्विस्ट लेकर आ जाते हैं और कहीं की कहीं कहानी निकाल देते हैं। बिलावल साहब ने ये कह दिया कि जी मसूद अजहर, मौलाना मसूद अजहर तो जी पाकिस्तान के पास है ही नहीं, वो तो अफगानिस्तान में। अब कोई पूछे कि आपको कैसे पता वो अफगानिस्तान में? हाफिज सईद का क्या, वो तो यही है ना लाहौर में, या वो भी कहीं आपने ईरान वीरान भेज दिया है? तो अगर वो है तो उसी को दे दीजिए और कम से कम ये तो एक अच्छी बात हो जाएगी कि पाकिस्तान की ये दो लोगों से तो जान छूटेगी और हो सकता है कि भारत इस बात को देखकर थोड़ा भरोसा कर ले। ब्रिक्स में आतंकवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी की अग्रेसिव डिप्लोमेसी का असर पाकिस्तान पर दिखा है। पाकिस्तान अभी से एक और हमले का इंतजार कैसे कर रहा है, इसका वीडियो आपको आगे दिखाएंगे। पहले उस चीन की बात करते हैं जिसे अब की बार मोदी ने लपेटे में ले लिया है। पिछले हफ्ते ही इंडियन आर्मी ने खुलासा किया था कि कैसे हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन और तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी। इंडियन आर्मी ने यह भी खुलासा किया था कि युद्ध के दौरान चीन मिनट टू मिनट की अपडेट पाकिस्तान को दे रहा था। और अब एक नया खुलासा हुआ है। आपको याद होगा, पाकिस्तान पिछले कई दिनों से चिल्ला रहा है कि उसने 4 दिन तक चले युद्ध में इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर जेट्स को मार गिराया था। पाकिस्तान ने इसके लिए बाकायदा एक फेक कैंपेन चलाई, अफवाह फैलाई, भ्रम फैलाया। मगर अब पता चला है कि पाकिस्तान राफेल के खिलाफ यह पूरा का पूरा फेक कैंपेन चीन के इशारों पर चला रहा था। और इसका खुलासा फ्रेंच इंटेलिजेंस की पड़ताल में हुआ है। फ्रेंच मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के मुताबिक चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान ने राफेल के खिलाफ एक पूरा डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन चलाया। चीन ने तो बाकायदा इस काम के लिए अपनी अलग अलग एजेंसीज को भी लगाया था, जिसका मकसद था राफेल फाइटर जेट्स की साख पर बट्टा लगाना और उसकी सेल्स को कम करना। चीन ने यह कैंपेन इसलिए चलाया ताकि कोई और देश फ्रांस से राफेल जैसे मिलिट्री फाइटर एयरक्राफ्ट ना खरीदे। फ्रेंच इंटेलिजेंस की पड़ताल में यह भी पता चला है कि चीन और पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स के जिन 5 राफेल फाइटर जेट्स को मार गिराने का दावा किया था, वो भी एक डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन ही था और कुछ नहीं। अब सवाल है कि चीन और पाकिस्तान ने मिलकर यह झूठा नैरेटिव क्यों फैलाया। इसका जवाब यह है कि 4 दिन की लड़ाई में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के तो पसीने छुड़ाए ही छुड़ाए, लगे हाथों पाकिस्तान के चाइनीज हथियारों, चाइनीज डिफेंस सिस्टम की भी हवा निकाल दी। इसीलिए हिंदुस्तान के इन दो दुश्मनों ने झूठी कहानी बनाई और अब यह बात खुद पाकिस्तानी भी मान रहे हैं। बहुत सारे हमारी डिफेंस में गैप्स भी हैं। मसलन ये कि 9 जो टारगेट्स थे इंडिया ने एक्वायर किए, 11 फिर आपके बेसिस पे हमला हुआ, तो आपके एयर डिफेंस डिडंट वर्क। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ आधे मिनट में पाकिस्तान को ये फैसला करना था कि उसे जौहरी हमला करना है या नहीं करना? सिर्फ आधे मिनट का टाइम था, 30 से 45 सेकंड। नाज़रीन, कभी कभार जो है मिसाइल वो किसी एक ज़मीन के हिस्से पर नहीं गिरता, वो फैसलों पर गिरता है, वो पॉलिसीज़ पे गिरता है,
वो अमन पर गिर जाता है। और यही बिल्कुल बात हुई जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल से हमले किए थे। आज जनूबी एशिया दोबारा पूरी दुनिया की नज़रों में आ रहा है और उसकी वजह वही ब्रह्मोस मिसाइल जो इसका एक सुपरसोनिक मिसाइल है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है भारत का, जब उसने उसका हमला पाकिस्तान के ऊपर किया। जब ये मिसाइल पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ और ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को मिल चुकी थी, तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 से 45 सेकंड का वक्त था कि जिसमें पाकिस्तान ने ये तयन करना था, ये जज करना था कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स भारत ने हमारे मुल्क की तरफ फेंके हैं, क्या ये जौहरी हथियार के साथ हैं कि एक जौहरी मुल्क हमारे पे बैलिस्टिक मिसाइल फेंक रहा है। तो इसकी असेस करना इसको कि ये एक जौहरी वेपन के साथ आ रहा है, ये एक एटम बॉम्ब वाला बॉम्ब है या इट्स अ रवायती बॉम्ब, इसको असेस करना कितना एक मुश्किल काम है। यानी अब की बार पाकिस्तान तो फंसा ही फंसा है, चीन भी बुरी तरह से लपेटे में आ गया है। मुनीर, शाहबाज, जिनपिंग तीनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। इस इंटरनेशनल बेइज्जती से बचने के लिए मुनीर अब एक नई स्क्रिप्ट लेकर आया है। सोमवार को इस्लामाबाद में मुनीर ने एक नई स्क्रिप्ट पढ़ी है, भारत को एक नई धमकी दी है। इंडियन आर्मी ने जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के वक्त चीन, पाकिस्तान, तुर्की की भारत के खिलाफ ज्वाइंट युद्ध की पोल खोली है, मुनीर को उसके चाइनीज मास्टर्स ने काम पर लगा दिया है, नया टास्क दे दिया है। मुनीर ने अब यह नैरेटिव फैलाना शुरू कर दिया है कि 4 दिन तक चले युद्ध में चीन ने उसकी कोई मदद नहीं की। मुनीर ने यह भी कहा कि भारत चीन का नाम लेकर कैंप पॉलिटिक्स खेल रहा है। लेकिन लगता है कि मुनीर ने अपने रक्षा मंत्री को नहीं समझाया, पढ़ा लिखा कर टीवी इंटरव्यू के लिए नहीं भिजवाया, क्योंकि खुद ख्वाजा आसिफ मान चुका है कि भारत से हुए युद्ध में चीन और तुर्की ने पाकिस्तान की खूब मदद की और यह बात पाकिस्तान में हर कोई जानता है। मई 2025 की जंग थी जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट था पाकिस्तान और भारत का। इसमें वो पाकिस्तान यानी कि एक दुश्मन के साथ नहीं लड़ रहे थे बल्कि 2 दुश्मनों के साथ लड़ रहे थे, और वो दूसरा दुश्मन वो चाइना था जो पाकिस्तान को मुसलसल हर किस्म की वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था। हर किस्म की खुफिया जो इंफॉर्मेशन उनको अपने सैटेलाइट के थ्रू मिल रही थी वो पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा था। इस जंग के दौरान पाकिस्तान को भारत की तमाम जंगी मूवमेंट्स के बारे में पल पल की खबर मिल रही थी, और ये खबरें पाकिस्तान को और कोई नहीं बल्कि चाइना प्रोवाइड कर रहा था। पाकिस्तान को भारत की ना सिर्फ ये कि इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की लोकेशंस पता थी, बल्कि पाकिस्तान को उसके अहम मिलिट्री वेक्टर्स यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल्स जिनके जरिए जौहरी हमला भी हो सकता है, उनके भी तमाम पिन पॉइंट लोकेशंस मालूम थी। जितने भी मेजर वेपन्स थे उन सब की पिन लोकेशंस मालूम थी। यानी कि अगर देखा जाए तो मैदान में एक तरफ जो है वो भारत खड़ा था जंग के लिए और दूसरी तरफ पाकिस्तान था, लेकिन पाकिस्तान के पीछे एक बहुत बड़ा साया चाइना की सूरत में वहाँ पे मौजूद था, और ये साया आज का नहीं है, ये इससे पहले भी था, ये अभी भी है और ये आगे भी रहेगा। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। क्या मोदी चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ प्लान रेडी कर चुके हैं? इसका जवाब है हाँ। ब्रिक्स जाने से पहले मोदी का अफ्रीकी देशों का दौरा करना, इसमें भी चीन वाला एंगल है, क्योंकि अफ्रीका में चीन का प्रभाव ज्यादा है। मोदी उस प्रभाव को कम करना चाहते हैं और इसकी स्क्रिप्ट मोदी ने लिख दी है। रही बात पाकिस्तान की, तो उस पर अभी एक और स्ट्राइक होनी बाकी है। मुनीर ने फिर से धमकी दी है, एक और युद्ध की बात कही है। हिंदुस्तान मुनीर की विश जरूर पूरी करेगा, और ये विश कैसे पूरी होगी ये खुद पाकिस्तानी ही बता रहे हैं। फिर वो ऑपरेशन जो सिंदूर है वो आपका अगर सीज फायर हो गया तो आप खामोश होकर बैठ गए। अब आप अपने ऑपरेशन सिंदूर का जो फेज 2 लॉन्च करने की तैयारी में है वो सबको नजर आ रहा है, खास तौर पे पाकिस्तान को तो बहुत अच्छा नजर आ रहा है, और आप पूरी दुनिया में वैसा खुद भी बताते फिर रहे हैं कि जी अब हम इसका फेज 2 लॉन्च करने वाले हैं। अब आपकी तैयारियों के सबूत हमें कैसे मिल रहे हैं? तैयारियों के सबूत इस तरह है जनाब कि अब जैसे कि खबर मिली है कि भारत जो है वो बहुत जल्द इंडियन नेवी से जो उनके जहाज हैं इंडिया की नेवी के, उधर से एक K6 ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका वो तजर्बा करने वाला है बड़ी जल्दी,
और ये तजर्बा क्या होगा, ये अंडर दी वाटर तजर्बा होगा, और बैलिस्टिक मिसाइल का ये तजर्बा है, और ये एक्चुअली एक न्यूक्लियर तजर्बा होगा जो वो कर रहा है। ये किस लिए कर रहा है? पाकिस्तान को डराने के लिए, पाकिस्तान को धमकाने के लिए। साथ ही साथ हमें ये भी खबरें मिल रही हैं कि जो आपका IL-76 जो आपका ट्रुप कैरियर एक तैयारा है, वो मुसलसल इस वक्त जो है ना मूवमेंट पर है। और वो क्या कर रहा है, आपके ट्रूप्स को एक ह्यूज क्वांटिटी में फ्रॉम वन एरिया लेकर जा रहा है टू दी बॉर्डर के नज़दीक, जितने भी उनकी पोस्ट है, जितनी उनके कैंट्स हैं, इंपॉर्टेंट कैंट्स, उधर वहाँ पे जाके उनको हाउस कर रहा है। क्यों कर रहा है? ये सब तैयारियां नजर आ रही है। क्वाड अलायंस के अंदर जो है वो है तो एक इक्तिसादी अलायंस, लेकिन आप तो वहाँ पे जाके जंगी साजो सामान खरीदने लग गए हैं। आपने अमेरिका से बातचीत शुरू कर दी है, ऑस्ट्रेलिया से शुरू कर दी है, और टोटल आप जो है वो दिफाई सामान खरीद रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? फेज 2 का जो आपने नारा लगाया हुआ है, आप उसी की तैयारी कर रहे हैं ना। पाकिस्तान का ये डर अच्छा है, क्योंकि मोदी अब की बार छोड़ने के मूड में नहीं है, सजा देने का इरादा कर चुके हैं। मोदी का इरादा ही यही है, ना आका बचे ना प्यादा, यानी चीन पाकिस्तान की शामत आनी तय है, और इसकी तैयारी हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर पॉज में आने के बाद से ही शुरू कर दी है। यूपी में इन दिनों एक गजवा बाबा की चर्चा है। इस गजवा बाबा का नाम है छंगूर बाबा। इसका काम है हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करना, इस्लाम कबूल करवाना, और इस काम के लिए यह गजवा बाबा करोड़ों रुपए इस्तेमाल करता है जो इसके पास आते हैं। करोड़ों की रकम से आलीशान हवेली बनाता है, अपने शागिर्दों की फौज तैयार करता है, लाखों रुपए मुसलमान लड़कों पर खर्च करता है, और उन्हें हिंदू लड़की को जाल में फंसाने के लिए ट्रेन करता है। हिंदू लड़कियों को भी पैसे का लालच देता है, उनके खाते में पैसा डालता है, और फिर उनको कन्वर्ट करता है। इस छांगूर बाबा के पास ये पैसा आता कहां से है? हिंदू लड़कियों की जाति के हिसाब से उसने क्या रेट तय किया है? हिंदू लड़कियों के ब्रेन वॉश की फैक्ट्री का हेडक्वार्टर आखिर कहां है? देखिए आप। इस गैंग द्वारा 40 अकाउंट्स में गल्फ कंट्रीज से 100 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग प्राप्त की गई, और इसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए, अवैध धर्मांतरण के लिए किया गया है। नग बेचने वाले छांगूर बाबा के पास 100 करोड़ का फंड आ गया। गैंग के लोगों द्वारा 50 बार से ज़्यादा विदेशों का भ्रमण किया गया है, जिसमें ज़्यादातर इस्लामिक कंट्रीज। झाड़ फूंक करने वाले छांगूर बाबा ने 40 फॉरेन ट्रिप कर डाले। जो इनका लिटरेचर है वो एक पूरी तरह से देश के सिस्टम को कन्वर्ट करने की बात करता है। छांगूर बाबा ने गजवाए हिंद पर काम करना शुरू कर दिया। ये यूपी के फतेहपुर की मानवी शर्मा है। वीडियो कॉल पर ही बाबा ने मानवी को जैनब बना दिया। 2024 में रुद्र फिर से मेरे घर पे आया, कहने लगा कि बाबा आए हैं कानपुर में, चलो उनसे मिल लो चल के। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद है वहाँ पे ले गया, वहाँ पे मेरा ज़बरदस्ती निकाह करवाया, और छांगूर पीर बाबा ने मेरा वीडियो कॉल पे मेरा नाम जैनब रखा। छांगूर बाबा की रेट लिस्ट में मानवी जैसी सवर्ण कास्ट की लड़की के धर्मांतरण की कीमत 16 लाख रुपए है। ये सोनू रानी है, जिसे छांगूर का एजेंट वसीम राजू राठौर बनकर मिला। धर्म बदलने के लिए सऊदी तक बुला लिया। कर्नाटका की रहने वाली हूँ और फिलहाल सहारनपुर से आई हूँ, गांव गानाखंडी से। मेरी मुलाकात इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी एक राजू राठौर के व्यक्ति के साथ में, जो असली में उसका नाम वसीम है, मुस्लिम है और सऊदी में ही रहता है। छांगूर बाबा ने अपनी रेट लिस्ट में पिछड़ा जाति की लड़की के धर्मांतरण का रेट 12 लाख रुपए फिक्स किया। साथ में सऊदी के अमीर शेखों से निकाह का ऑफर भी ऐड किया। छांगूर बाबा बोले हमारी तबीयत ठीक नहीं है और हमारे ऊपर पुलिस की नजर रखे हुए हैं, हम नहीं आ सकते। मेरा मुरीद रहता है अदिदलाम शहर के अंदर, वो आ जाएगा, बदर अख्तर सिंध की, वो आके करवा देगा। 3 दिन बाद बदर अख्तर सिंध की आते हैं, वो दबाव बनाते हैं और बोलते छांगूर बाबा और मैं दोनों एक ही है। हमने कई गरीब लड़कियों को यहाँ सऊदी में लाके धर्म परिवर्तन करवाया है, और हमने उनकी जो शादियाँ जो है ना, निकाह, ये निकाह बोलते हैं, हमने निकाह जो है ना काफ़ी करोड़पति अरबों के पति शेखों के साथ करवाया। तेरे लिए भी अच्छा शेख देख देंगे। छांगूर बाबा ने दलित लड़की को मुस्लिम बनाने पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा।
छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन ने सिर्फ हिंदू देखा, धर्म देखा, किसी की जाति नहीं देखी। यादव, ब्राह्मण, कुर्मी, वैश्य जो भी आया रेट फिक्स किया और धर्म बदलकर मुसलमान बना दिया। छांगुर बाबा की गैंग के चंगुल में जो भी फंसा, जिस भी जाति का फंसा, सभी का धर्म बदलवा दिया, क्योंकि उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ गजवाए हिंद था। उसका टारगेट जाति नहीं, एक धर्म था। छांगुर बाबा का टारगेट कैसे भी हिंदुओं की संख्या कम करना था। छांगुर का टारगेट मुसलमानों की संख्या बढ़ाना था। वो भारत को इस्लामिक मुल्क बनना देखना चाह रहा था। छांगुर बाबा जैसे कई गैंग देश में एक्टिव हैं, जिनके रडार पर जाति में बटा 80% हिंदू है, जो डेली मुसलमानों का बढ़ता नंबर गिनते हैं। इसीलिए गजवाए हिंद के खिलाफ भगवाए हिंद की जरूरत महसूस होने लगी। अभी वर्तमान में कहीं भाषावाद की लड़ाई चल रही, कहीं क्षेत्रवाद की लड़ाई चल रही, कहीं जातिवाद की लड़ाई चल रही। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं, और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। बाबा बागेश्वर जैसे संतों को भगवाए हिंद की बात क्यों करनी पड़ रही है? हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। जाति में बटे हिंदुओं को एकजुट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये आप छांगुर बाबा के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। 6 साल पहले तक छांगुर बाबा साइकिल पर नग बेचता था। आज उसकी 5 बीघा में आलीशान कोठी है। कोठी पर सीसीटीवी कैमरा है, दीवार पर कटीली तारबंदी है। किसी को भी बिना परमिशन अंदर जाने की इजाजत नहीं है। कोठी के पास ही बनी मजार पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 2010 तक छांगुर बाबा साइकिल पर नग, अंगूठी, टोने टोटके का सामान बेचता था। 2010 के बाद उसने झाड़ फूक का काम शुरू कर दिया। छांगुर बाबा ने लोगों के बीच खुद को मजार का पीर बताया। लोगों के बीच खुद का प्रचार हजरत पीर बाबा जमालुद्दीन के नाम से किया। उसने नौकरी में तरक्की दिलाने, बीमारी दूर करने के दावे किए। झाड़ फूक के दौरान ही छांगुर बाबा ने लोगों के बीच पीर की इमेज बिल्ड की, इस्लाम का प्रचार शुरू किया और इसकी आड़ में ही धर्मांतरण गैंग बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने कुछ लोगों का ब्रेन वॉश कर अपनी गैंग तैयार की। सिंधी समाज के नवीन घनश्याम रोहरा को जमालुद्दीन, उसकी पत्नी नीतू नवीन रोहेरा को नसरीन, उसकी बेटी समाले नवीन रोहरा को सबीहा बना दिया। इस्लाम कबूलने के बाद ये लोग छांगुर बाबा की गैंग में काम करने लगे, हिंदू लड़कियों को टारगेट करने लगे। इसके लिए छांगुर और उसकी गैंग ने एक मॉड्यूल सेट किया। छांगुर बाबा के इशारे पर मुसलमान युवक हिंदू लड़कियों से हिंदू बनकर मिलते, उन्हें प्रेम जाल में फांसते, फिर शादी और दूसरे बहानों से छांगुर बाबा उनका धर्म बदलवा देता। फतेहपुर की मानवी शर्मा से छांगुर की गैंग का मेराज अंसारी रुद्र शर्मा बनकर मिला और उसे जैनब बना दिया। लखनऊ की गुंजा गुप्ता से अबू अंसारी अमित बनकर मिला, उसका धर्म बदलवा दिया। उसका नाम छांगुर ने अलीना अंसारी रखा। कर्नाटक की सोनू रानी से वसीम राजू राठौर बनकर मिला, लेकिन सोनू रानी बच गई, इस्लाम कबूल नहीं किया। जब निकाह हुआ था तभी पता चला था उसका नाम मेराज है। पे उन लोगों ने 3 महीने तक उसने अपने घर पे हमें कैद करके रखा। अगर हम कुछ कहते थे तो धमकी देते थे कि कहते थे तुम्हारी मम्मी को मार देंगे, बहन को उठवा लेंगे। और 3 महीने बाद उसकी अम्मी हमें नमाज भी सिखाती थी मार मार के, और अब भी सिखाती थी।
3 महीने बाद जब हम अपने घर पे आए भाग के उसके घर से, वो भी मेरे पीछे आ गया मेरे घर पे, और मेरे पापा को मेरी वीडियो दिखाई उसने गंदे, और पापा ने डिलीट करने के लिए बोला तो उसने कहा कि तुम अपनी छोटी बेटी की शादी हमसे करा दो, हम ये वीडियो डिलीट कर देंगे। मेरी उनसे फ्रेंडशिप हो गई थी, उनकी फैमिली भी हिंदू बन के बात करती थी, सारे ऑलरेडी शादीशुदा था, उसकी घरवाली भाभी बन के बात करती थी, साजमा जी सोनिया के नाम से बात करती थी फ़ोन पे। और बाद में 2021 में उन्होंने हमें बोला, मैं प्रोफेशनल ब्यूटिशियन हूँ, उन्होंने हमें बोला कि आप एक काम करो, सऊदी आ जाओ, आपको यहीं पे किसी अच्छी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा और यहीं पे आपसे शादी कर लूँगा। मैं 2021 में घर दुकान सब बेच के गाड़ी वगैरह चली गई। राजू राठौर उर्फ वसीम ने हमारे अश्लील वीडियो बना ली, हमें बंधक बना लिया वहाँ पे, हमारी अश्लील वीडियो बना ली। जैसे वीडियो बनाई हमारी, उसके ऊपर बोला अगर किसी को बोला तो ये अपलोड कर दूंगा मैं, ये सोच लेना। मैं तो इंटरनेशनल हूँ, इंटरनेशनल केस पे तो पुलिस भी नहीं कुछ कर सकती है, तो क्या उखाड़ लेगी, यहाँ मार के फेंक देंगे तो भी क्या कर लेगी। हकीकत बात है, वहाँ पे मेरा कौन था। उसके बावजूद मुझे कर्नाटका भेज दिया गया 3 महीने बाद। जैसे मैं कर्नाटका आती हूँ, इनकी पैसे की डिमांड शुरू हो जाती है। 10 लाख रुपए ऑनलाइन उन्होंने ट्रांसफ़र करवा चुके हैं मेरे से 25 से 26 अकाउंटों में अलग अलग। ये सारे छांगुर बाबा के गुरुग का है, ये सब छांगुर बाबा गुरुग का। पूरे गांव घाना खंडी के लोगों के खातों में पैसे आए हैं, सहारनपुर में, यूपी में पैसे आए हैं मेरे खातों में। छांगुर बाबा देश में धर्मांतरण का बहुत बड़ा रैकेट चला रहा था, गजवाए हिंद पर काम कर रहा था। इसके लिए उसने बहुत बड़ा गैंग तैयार किया। इस गैंग का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, उसकी गैंग की सबसे एक्टिव मेंबर नीतू उर्फ नसरीन, छांगुर बाबा का बेटा महबूब, नीतू का पति नवीन उर्फ जमालुद्दीन अरेस्ट हो चुका है। इस नेक्सस के 14 लोगों की तलाश अभी यूपी एटीएस कर रही है। छांगुर बाबा की गैंग ने शिराज तैयब नाम से किताब छपवाई थी। ऐसे लिटरेचर छपवाए जिनके अंदर गजवाए हिंद को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। छांगुर ने अपनी शातिर चालों से कुछ दिन में ही अपने 3000 फॉलोअर्स तैयार कर लिए। इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जिन्हें छांगुर ने कन्वर्ट कर मुसलमान बनाया था। छांगुर बाबा और उसके जो गिरोह के सदस्य थे, क्या वो बहला फुसला के लड़कियों को जो अवैध धर्मांतरण कराते थे, उसके पीछे उनका मकसद इलाके की, प्रदेश की, देश की क्या डेमोग्राफी को भी खराब करना था, चेंज करना था? इन ग्रुप्स के जो लिटरेचर है उनसे ये जानकारी मिलती है कि वो एक इस्लामिक देश की स्थापना करना चाहते हैं और उस मकसद से वो काम करते हैं। जो इनका लिटरेचर है वो एक पूरी तरह से देश के सिस्टम को कन्वर्ट करने की बात करता है। छांगुर बाबा जैसी गैंग ने देश में 80% हिंदुओं को टारगेट किया तो उनके ऊपर नोटों की बारिश शुरू हो गई। चेलों के खातों में भी करोड़ों डिपॉजिट होने लगे। छांगुर बाबा की गैंग के पास अलग अलग नाम से कुल 40 बैंक अकाउंट हैं। पिछले कुछ सालों में इन अकाउंट्स के अंदर 100 करोड़ की रकम विदेशों से आई है। उतरौला कस्बे में इसकी कोठी है, जो एक फकीर आदमी है जो किसी 6-7 साल पहले वो मांग करके जीविकोपार्जन कर रहा था। आज 100 करोड़ से ऊपर की कोठी उसकी है। और आतंकी संगठन, धर्मांतरण, लव जिहाद और उसके अतिरिक्त काफ़ी ज़मीनों पर इसने कब्जा कर रखा है। महाराष्ट्र में पुणे में 16 करोड़ रुपए का इसने आतंकी गतिविधियों के लिए ये पैसा दिया, ये करारनामा है। और कई अकाउंट में जो गरीब हिंदू हैं 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख दे करके कि ये हिंदू धर्म में क्या रखा है जो तुम हिंदू धर्म में अपना रहे हो। तो ऐसे में गरीब जो लोग हैं वो तुरंत उसकी बातों में आ जाते हैं। ये विदेशी फंड नेपाल के जरिए आता है। और ये देखिए 90 लाख रुपए का ये अलग है। ये कितने फंड ये ऑनलाइन आया है। जो विदेशी फंडिंग आती है नंबर 2 से, वो नेपाल के रास्ते से आती है। सूत्रों का कहना है कि छांगुर की खासम खास नीतू के 8 खातों में विदेशों से 5 करोड़ रुपए आए। जिन देशों से इस गैंग के खाते में पैसे आए हैं वो सारे इस्लामिक मुल्क हैं। यूपी एटीएस की टीम अब इसकी जानकारी ईडी को दे रही है, जिससे कि पैसों का सोर्स पता लगाया जा सके। छांगुर बाबा और उसकी गैंग के मेंबर्स 40 बार इस्लामिक देशों की यात्रा कर चुके हैं। सूत्रों की माने तो छांगुर बाबा 2016 से
20 के बीच 19 बार यूएई गया। 2018 में वो सऊदी अरब भी गया था। इस गैंग द्वारा 40 अकाउंट्स में गल्फ कंट्रीज से 100 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग प्राप्त की गई और इसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए, अवैध धर्मांतरण के लिए किया गया है। इस गैंग द्वारा प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराए जाने की बात भी प्रकाश में आई है। इस गैंग के एजेंट्स को अलग अलग बिरादरी के लोगों को और कन्याओं को धर्मांतरण कराने के लिए अलग अलग अमाउंट्स फिक्स थे। इस प्रकार के जो ग्रुप्स हैं उनकी जड़ें पैन इंडिया फैली हुई हैं और साथ ही विदेशों से फंडिंग प्राप्त होती है। काफ़ी इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स हैं ये और इनके द्वारा अपना इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके कन्वर्जेंस कराया जाता है। छांगुर बाबा अरब वर्ल्ड में अपनी अच्छी खासी पैठ बना चुका है। धर्मांतरण के नाम पर उसके पास करोड़ों रुपए आने लगे और कुछ दिन पहले तक साइकिल पर चलने वाला बाबा अचानक लग्जरी लाइफ जीने लगा। सूत्रों का कहना है कि छांगुर बाबा ने लोनावला में 16 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी।